नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश में साल 2022 की शुरुआती महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी जोरों से होने लगी। तो वहीं इस बार सभी दल ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यूपी में सवर्णों की राजनीति किस तरीके से बदल रही है और इसका प्रभाव अगले चुनाव में कैसा होने वाला है। यूपी में ओबीसी और दलितों के बाद सबसे ज्यादा आबादी करीब 23% सवर्णों की है। स्वर्ण यानी ब्राह्मण, राजपूत, काश्यप, भूमिहार, कुछ बनिया जैसी जातियां इसमें शामिल हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण, फिर राजपूत, काश्यप और अन्य अगड़ी जातियां हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण और राजपूतों का वर्चस्व था। साल 1990 के पहले तक यूपी को 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत मुख्यमंत्री मिले थे। दोनों जातियों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन दबदबा हमेशा से बना रहता। माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ग हमेशा ही सत्ता के करीब रहना चाहता है और राजपूत की विचारधारा भी राजनीति को लेकर सॉलिड है। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों के आंकड़े देखें तो पिछले 3 दशक से इन जातियों का प्रभाव कम दिखा है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ब्राह्मणों की बात उठी है। ये फिर उभरते नजर आ रहे हैं। सत्ता में आने के लिए पार्टियां फिर ब्राह्मणों को रिझाना शुरू कर रही हैं। लेकिन क्या बदला? ब्राह्मण पहले भी सत्ता बनाने में सबसे बड़े भागीदार थे, फिर सत्ता में इनकी पावर कम होने लगी और अब फिर से ये उभर कर आ रहे हैं। बात ये भी गलत नहीं होगी अगर कहा जाए कि जो ब्राह्मण पहले सत्ता पलट सकते थे वे महज अब एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं। वहीं बात करें ठाकुरों की तो यूपी में भले ही राजपूतों की संख्या ब्राह्मणों से कम रही हो, लेकिन वर्चस्व बराबर का रहा है। 1990 के पहले यूपी को 3 राजपूत सीएम मिले थे। 1990 के बाद भी 2 राजपूत सीएम ने प्रदेश की कमान संभाली है। हालांकि बाद में बस भाजपा में ही इनका दबदबा देखने को मिला। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने यूपी की राजनीति को 2 भाग में बांटा है, 1990 के पहले और 1990 के बाद। ऐसा क्यों? दरअसल इस दौरान एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने सत्ता की कमान ब्राह्मणों और राजपूतों के हाथ से लेकर दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के हाथ में दे दी। ये थी मंडल कमीशन रिपोर्ट। इसे सामाजिक इतिहास में वाटरशेड मूवमेंट भी कहा जाता है। ये एक अंग्रेजी मुहावरा है जिसका अर्थ है वह क्षण जहां से कोई बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ हो। माना जाता है कि लोकतंत्र संख्या बल का खेल है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने भी ये बात साबित कर दी थी। 1980 में आई ये रिपोर्ट 1990 के करीब लागू हुई थी। प्रदेश में ओबीसी की संख्या 40% तो दलितों की लगभग 24% है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आने के बाद यूपी की राजनीति पलट गई। आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और ब्राह्मणों के प्रभाव में कमी दिखी है। साल 1984 में लोकसभा के करीब 20% सांसद ब्राह्मण थे, तो वहीं 20 साल के अंदर अंदर साल 2014 में ये घटकर करीब 9% रह गए। यूपी में आज तक 5 राजपूत सीएम बने, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हालांकि जनमत बनाने के लिए दोनों ही पार्टियों का बड़ा रोल रहा है। जाहिर है कि हमारे समाज में ब्राह्मण या अन्य स्वर्ण जातियां शीर्ष पर रही हैं। हालांकि आंकड़ों में ये कम है, लेकिन माइंडसेट क्रिएट करने में बड़ा महत्व रखते हैं। यही कारण है कि सभी पार्टियां इन्हें लुभाने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरा फैक्टर ये भी है कि सामाजिक तौर पर शीर्ष होने के साथ साथ ये जातियां आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं। ऐसे में समाज इन्हें हर तौर पर अच्छी नजर से देखता है। ये भी एक बड़ा कारण है कि स्वर्ण जातियां सत्ता बनाने में महत्व रखती हैं। तो वहीं मंडल आंदोलन के बाद यूपी की सियासत पिछड़े, दलित और मुस्लिम केंद्रित हो गई। नतीजतन यूपी को कोई ब्राह्मण सीएम नहीं मिल सका। ब्राह्मण एक दौर में पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई ये वर्ग दूसरे ठिकाने खोजने लगा। मौजूदा समय में वो बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है। कांग्रेस उन्हें दोबारा अपने पोल में लाने की जद्दोजहद कर रही है। बताया जाता है कि मंडल रिपोर्ट के बाद ब्राह्मण बैक एंड में जरूर आ गए थे, लेकिन 1995 का गेस्ट हाउस कांड के बाद दलित ओबीसी राजनीतिक पावर एक दूसरे की दुश्मन हो गई। यानी सपा और बसपा अब सीधी आंख एक दूसरे को नहीं देखते थे। इसी दुश्मनी का फायदा मिला ब्राह्मण वोट बैंक को। कांग्रेस के कमजोर पड़ते समय ब्राह्मण बीजेपी में जगह तलाशने, लेकिन यूपी में भी बीजेपी में ठाकुर बनिया राजनीति चल रही थी, लेकिन ब्राह्मण कभी भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। 2007 का चुनाव आया तो केवल 17% ब्राह्मणों ने मायावती को वोट दिया। इसमें भी ज्यादातर वोट वहीं मिले जहां बसपा के पास ब्राह्मण प्रत्याशी थे। 2014 में और 2017 में जिस तादाद में भाजपा को वोट मिले उस हिसाब से तो जातियों को डिवाइड करना व्यर्थ हो गया था। जातियों का प्रभाव कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई पार्टी उस पावर के साथ प्रदेश में कदम रखे तो वोट उन्हें ही मिलेंगे। तो क्या भाजपा का जादू बरकरार रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोई क्षेत्रीय दल या जाति आधारित दल सेंध लगा पाए तो बात अलग है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज पर, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।